अगर मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ तो मैं जो चाहूँगा वो नहीं होगा, और अगर मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ तो मैं जो चाहूँगा वो हो जाएगा। 1 लाख रुपये की खाली मेरी औकात, वो आज 12,000 करोड़ के ऊपर में। सो फ्यूचर फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इज सुपर फ्यूचर, और मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया के खात्मे तक ये रिन्यूएबल एनर्जी का ऑल्टरनेट नहीं है। और साहब बाजार कैसा लग रहा है आपको? भाई देखिए, चाय कभी अकेले पी नहीं जाती, और अकेले पिए तो उतना स्वाद भी नहीं आता। चाय और बाजार और साथ ही जिंदगी में कुछ गर्माहट हमेशा रहनी चाहिए। तो चाय के बारे में, बाजार के बारे में, चार्ट्स के बारे में और जीवन के बारे में चर्चा करेंगे हमारे इस नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है चाय गर्मा गर्म। तो इस बार मैं किसके साथ चाय पीने जा रहा हूं, अगर ये आपको जानना है तो इसको जरूर फॉलो कीजिए, यानी कि गर्मा गर्म चाय में आप भी आइए, आप भी साथ चाय पीजिए, मजा आएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है चाय गर्मा गर्म में। और आज गर्मा गर्म चाय मेरे साथ पीने के लिए एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं मेरे साथ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चाय पी रहा हूँ डॉक्टर फारूक पटेल के साथ, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त किरदार हैं, बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त ग्रुप के मालिक हैं, और उससे बड़ी एक शख्सियत के मालिक हैं। तो फारूक पटेल साहब आज हमारे साथ हैं और हम पी रहे हैं उनके साथ गर्मा गर्म चाय। तो फारूक साहब, पहले ये बताइए, चाय पीने के ज़्यादा शौकीन हैं आप या कॉफ़ी? कुणाल भाई, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ चाय पीने के लिए आ गए, और ऑफ कोर्स चाय का ही शौकीन हूँ। अरे वाह। कभी कभी कॉफ़ी पी लेता हूँ, वैसे कोई जी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी चाय पसंद ज़्यादा करता हूँ। भाई देखिए, तो चाय अपने आप में एक सौगात है फारूक साहब, और चाय पीते हैं तो दिल की बात सामने आती है। तो आज भी हम चाय पियेंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मुझे पता है बहुत बिजी रहते हैं आप, इतने सारे काम चलाते हैं, इतने सारे लोगों से मिलना होता है, बट फिर भी चाय के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। फारूक, ये बताइए, जैसे आज जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, मैंने आपसे मिला, बहुत इंस्पायर हुआ, आपकी जर्नी देखी। तो एज अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल इंडियन टाउन, एंड जिसका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा पुश्तानी पैसा नहीं था जिसके बेसिस पर बिजनेस शुरू करे, तो कहाँ से ख्याल आया? आपने जब शुरू किया तो बहुत सारे मौके आए होंगे जब मन करता हो यार छोड़ दें, कहाँ ये एंटरप्रेन्योरशिप और धंधा शुरू करेंगे, क्यों नहीं कोई जॉब वॉब पकड़ लेते हैं, शांति का जीवन जीते हैं। तो ये कहाँ से मन में आया कि नहीं, एक उद्योग करेंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे? तो व्हाट इंस्पायर्ड यू, हाउ डिड यू स्टार्ट? कुणाल भाई, ज़रूरियात जो होती है वो ईजाद की माँ होती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गजब। अब मैं यूँ कहूँ कि मेरी ज़रूरियात ही थी कि कुछ पैसा कमाना ही पड़ेगा और कुछ आगे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट में बस कंडक्टर थे, और हम लोग जहाँ पर मैं बड़ा हुआ वो एक बहुत छोटा सा विस्तार था, जहाँ पर बहुत, यानी यू कैन से कि बहुत गरीब लोगों का ही पूरा एक मोहल्ला था। उस मोहल्ले के अंदर में हम लोग बड़े हुए। वहाँ पर बुल्का भवन स्कूल के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की। एक ही अच्छी चीज़ हुई मेरे कार्यकाल के अंदर में कि मेरे मदर फादर ने मुझे पढ़ाया बुल्का भवन जैसी स्कूल के अंदर में, लेकिन उससे दूसरा एक मोटिवेशन भी मिला, और साथ साथ में ये भी देखने को मिला कि अगर जीना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक बात। क्योंकि मैं जहाँ पर पढ़ता था वहाँ पर सारे डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, प्रोफेसरों के, बिजनेसमैनों के ही लड़के थे। तो एक ललक थी फारूक साहब बचपन में, यंग एज में, कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, अपने जीवन को सुधारना है, माता पिता के लिए कुछ करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, तो ये आपने कैसे सोचा कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे तो कारोबार करना है? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपके मन में आई? भले ही मेरे पास में रिसोर्स कम थे, या मेरे फादर बस कंडक्टर की नौकरी में थे, लेकिन मैंने कभी अपने आप को सरेंडर नहीं किया।
और ना स्कूल में सरेंडर किया, ना उसके बाद वाले कभी भी फंक्शन के अंदर में मैंने अपने आप को सरेंडर किया। और हमेशा मैं कहता भी हूँ लोगों को कि मैं लास्ट बेंच पर ही बैठता था, लेकिन सोच कुछ अलग ही चलती थी मेरी। अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना या करना, ये एक मेरे में एक चीज़ थी। वो शायद उसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड आप करो तो जैसे 87 में मैंने एग्ज़ाम एसएससी का दिया, 10th का जिसको बोलते हैं हमारे गुजरात में। देन 12th का एग्ज़ाम मेरा 89 में हुआ। उस दरमियान में मैंने एक मंत्रा करके कॉलेज के अंदर में डिप्लोमा इन टेक्सटाइल शुरू कर दिया था। वैसे रहने वाला मेरा नेटिव जो है भरूच है, लेकिन फादर 2.25 साल की उम्र में मुझे सूरत लेके आ गए थे और उनका यहाँ पर जॉब लगा था। वो हिसाब से सूरत में आने के बाद, सूरत में पढ़ाई होने के बाद, आप यूं जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सूरत की भी मुझे हवा लगी थी। अब जब इंग्लैंड हमारे भरूच में होता ये है कि हर घर में से एक बच्चे को फॉरेन भेज देते हैं, तो इंग्लैंड मुझे भेज दिया गया कुछ समय के लिए। अब इंग्लैंड गया, 6-8 महीने वहाँ पर रहा, वापस में इंग्लैंड से वापस में यहाँ पर जब आ गया तो ऑफ कोर्स जब आप वापस किसी भी मुसाफरी से या किसी भी सफ़र से नाकामयाब होके आते हैं तो एक अलग से एक फीलिंग होता है लोगों के बीच में। वही फीलिंग मेरे साथ भी लोगों का था कि कुछ नहीं कर पाएगा और ये ऐसा ही रहेगा, और वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है। ऑफ कोर्स मदर फादर एक ऐसी चीज़ है कि एक तो उनका एक लड़का था और पूरी सारी की सारी उम्मीदें मुझे ही उनकी ख़त्म करनी थी, तो उनकी तरफ से अच्छे सपोर्ट मिलते रहा, अच्छा ये करते रहे, बेचारे पुशअप करते रहे मुझे। लेकिन हुआ ऐसा कि उसी दरमियान में फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना है, तो 1-2 जगह पे नौकरी भी मैंने किया है। और वो किसी ऑप्टिकल की दुकान पे नौकरी किया और किसी टेक्सटाइल की दुकान पे भी मैंने नौकरी किया। बाहर के ग्लास को जो है साफ़ किया, अच्छा। और वहाँ पर सेल्समैनशिप भी मैंने किया साहब। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दी लॉजिस्टिक के अंदर यहाँ पर एक बॉम्बे मार्केट करके, तो बॉम्बे मार्केट पे जाना, वहाँ पर जाके रेती और क्या कहते हैं ब्रिक्स वगैरह ये इनकी ट्रकों को लेना और उसकी दलाली करना। दलाली 50 रुपया 100 रुपया मिल जाता था। 94 की मैं बात कर रहा हूँ। 94 में ही मैरिज भी किया, जनवरी में मैरिज किया और जनवरी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ फॉर द बिज़नेस, यूँ समझ लीजिए। और ऐसा 3-4 साल तक मैंने करता रहा इन द लॉजिस्टिक, इन द ट्रांसपोर्ट बिजनेस। और 10 ट्रकें जैसी मैंने अपनी खुद की और बाकी की करीब 70 से 80 ट्रकें जो हैं वो लोगों की मेरे अंदर में चलती थी। 99 तक ये चीज़ चलती रही। 99 में एक दौर ऐसा आया कि जहाँ पर वापस से मुझे लगा कि अब ये स्केल अप नहीं हो सकता ये बिज़नेस, और मेरा जो राब्ता हो रहा है वो बहुत अनस्किल लोगों के साथ में हो रहा है। एक तरफ तो हाईएस्ट स्किल वाले कॉरपोरेट हैं और दूसरी तरफ ड्राइवर्स एंड वो पब्लिक है, तो दोनों के बीच का मैचअप मेरे दिमाग का सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पा रहा था। ये मुझे पक्का याद है। सो मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि मुझे अब ये बिज़नेस को नहीं करना चाहिए और मुझे कोई दूसरा इसके ऊपर वाला बिज़नेस करना चाहिए। देन आई वेंट टू द कंस्ट्रक्शन बिज़नेस, और कंस्ट्रक्शन बिज़नेस करने के लिए मैं वापस से सूरत आ गया। यानी आप यूँ सोचिए कि 96 में मैं भरूच गया, 99 तक भरूच में रह के मैंने ट्रांसपोर्ट का किया। देन अगेन आई केम बैक टू सूरत इन 99 में जब सूरत आया तो वोडाफोन जब सेलफोर्स था, फैसल लिमिटेड, वोडाफोन जो आज का है वो फैसल लिमिटेड था, और वहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम लेना शुरू किया। कुछ गवर्नमेंट के जीएसपीसी जीएससीजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बाउंड्री बनाने का, पार्किंग बनाने का, ऐसे थोड़े बहुत काम लिए। और 2003 में जब रिलायंस का काम मुझे बड़ा वाला काम मिला, रिलायंस मोबाइल कम्युनिकेशन का, वो गुजरात में था। फिर इंडस करके आया तो इंडस के अंदर में काम शुरू हुआ, और 16 राज्यों के अंदर 2006 तक में हमारी प्रेजेंस थी एज अ केपी। 2001 आप ये मोबाइल टावर लगाने का काम करे थे, राइट? हाँ, मोबाइल कम्युनिकेशन के टावर और उसके सिक्योरिटी बिल्डिंग्स, बहुत सारा, यानी मोबाइल टावर का काम भी काफ़ी मैंने किया।
तो एक बार बताइए फारूक साहब, जब आप यहाँ तक पहुँचे, आगे की बात करूँगा, यहाँ तक पहुँचे, कुछ सफलता जी। मिल गई, आपने जहाँ से शुरुआत की उसके मुकाबले तो एक बहुत बड़ी सफलता लगती होगी, तो उस समय थोड़ा रिस्क अवर्जन आ जाता है कि भाई अब कुछ जो मिल गया इतनी मुश्किलों से वो हाथ से ना चला जाए, तो कोई रिस्क ना लें। तो आपका क्या टेम्परामेंट रहता था उस समय भी रिस्क टेकिंग, क्योंकि उसके बाद भी आपने बड़े बड़े काम किए, तो उस समय मन नहीं करता था कि बस जो हो गया सो हो गया, अब इसको कंसोलिडेट करते हैं और आराम से? बहुत सही दिशा आपने पकड़ी कि मैं हमेशा, मेरा एक डायलॉग है सर कि वाई पीपल आर नॉट ग्रोइंग, राइट। उसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि दे पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग लूजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग। जो मेरे पास है वो खो ना जाए, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है। तो रिस्क ये अवर्जन। एक मेरा हमेशा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में मेरा रहा है। 2007 में जब मैंने देखा कि राजा वो हुआ था अपना, क्या कहते हैं, 2G स्पेक्ट्रम, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन खास करके कहे, तो उसमें मंदी आ गई। उस समय हम लोगों ने, टीम तो था मेरे पास, अच्छा सा टीम बना लिया था। टीम में करीब उस समय भी 400, 450 लोग थे। और पे ऑफ सैलरी, मैं समझ रहा हूँ कि हर महीने का 4 करोड़ का पे ऑफ सैलरी था। तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रो करने के बाद ऑल ऑफ द सडन यू टर्न जैसे आ गया। एट दैट टाइम मैंने सोचा कि अब के जो भी बिजनेस करेंगे तो वो एक तो सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए, लिक्विडिटी उसमें कम से कम चाहिए, और स्किल्ड लोगों के साथ में काम होना चाहिए, और इंसानियत के फायदे के लिए होना चाहिए। ये हमेशा ऑलवेज थिंकिंग। अच्छा एक और बताइए सर, जैसे अब आपकी एजुकेशन जो रही वो काफ़ी, जो आपकी स्थिति थी उस हिसाब से रही, आपने डिप्लोमा भी किया, लेकिन जो आपने लोग हायर किए वो हमेशा मैंने देखा है कि बहुत ही उत्कृष्ट, मतलब जो टॉप मोस्ट एजुकेशन, जैसे आईआईटी आईआईएम के लोगों को आपने हायर किया हुआ है, अभी भी आपकी टीम के में मेंबर हैं वो। तो इसके पीछे क्या सोच रहती है आपकी टिपिकली, मतलब कि अब आप अपने बैकग्राउंड को देखें, वहाँ से शुरुआत की और आज आप इतने स्किल्ड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके साथ काम ले रहे हैं, तो ये क्या, इसके पीछे की सोच क्या है? सर एक बात तो ऑलवेज रहेगी ग्रो के लिए, जो मैं सभी को कहता हूँ, और ये आपके मंच से भी मैं साफ लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि अगर आगे बढ़ना है, या बड़ा होना है, या अच्छे काम करना है, तो ये तीनों तीन चीज़ों के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, और आपको अच्छे काम करने के लिए अच्छे लोगों का संगात चाहिए, बड़े लोगों का संगात चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ऑल। अब उसमें अगर मैं ये समझूं कि आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज द रॉन्गेस्ट थिंग बहुत। मैं बताऊंगा। मैं हमेशा लास्ट में रहूंगा, और मेरे से सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन का हर एक छोटे से छोटा आदमी भी मेरे से होशियार होना चाहिए, ये मेरी सोच है, आज भी ये बहुत सोच है। बढ़िया बात है, तो बहुत और इसी खूबसूरत। की वजह से मैं आपको कहूंगा कि आज मेरी कंपनी के अंदर में कम से कम 7 से 8 IITians एंड IIM तो है ही, साथ साथ में 30 लोग IIM अहमदाबाद से अभी मेरी कंपनी के अंदर में एग्जीक्यूटिव कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं। जो कोई MBA होगा, तो कोई चार्टर्ड आप अकाउंटेंट हो आपने गए, मतलब तो देखिए एजुकेशन और स्किल को बहुत वैल्यू की है फारूक साहब, और ये मतलब बिकॉज ऑफ योर जर्नी आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़, और उसको वैल्यू की। और आपने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अच्छे लोगों को आप हायर करें, अच्छे लोगों को साथ रखें और उनको वैल्यू करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे से सब नीचे रहेंगे तो मैं उनको कंट्रोल कर पाऊँगा। उनको आगे बढ़ने का मौका देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी काम की और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी एंटरप्रेन्योर लोग सुन रहे हैं। हम लोगों को अगर एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाना है और एक लेवल के ऊपर में बढ़ना है, तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर को अपनी कमाई से ज़्यादा अपने जो लोग जुड़े हैं उनकी कमाई, और वो हमसे ज़्यादा स्कॉलर होने चाहिए, होशियार होने चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कुछ कहता रहता हूँ। आई ऑलवेज से टू पीपल कि कभी कभी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया, जी। साहब आपका तनख्वाह कितना है, तो साहब ने कहा कि मेरा तनख्वाह छोड़, तुझे कितना चाहिए, बोले मुझे 50,000 तनख्वाह चाहिए। फिर वो बोला साहब आपका तनख्वाह कितना, बोले मेरा तो 10,000 है। तो बोला आपका 10,000, आप 50,000 वाले को हायर कर रहे हैं। हाँ। बोले वो 50,000 वाले का काम ही ये है कि मेरा 10,000 भी निकाल के वो देगा। अरे वाह
बहुत बढ़िया बात। तो ये चीज़ें जो जब भी आपके पास होती है, तो उसमें हाँ ऑफ कोर्स उसमें आपका ईगो को आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसमें समझदारी दिखानी पड़ेगी, तो ही हम लोग मेरे ख्याल से अच्छा स्किल वाला कोई बिजनेस कर पाएंगे। कुणाल जी, 2007 के बाद की स्टोरी थोड़ा मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं। 2007 से लेके 2008-9 तक में काफ़ी दुविधा में भी रहा, और बहुत सारे बिजनेस को मैंने आजमाता रहा, जी। बहुत सारे बिजनेस जो अभी है नहीं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसी दरमियान में 2008 में मैंने एक दूसरा कंपनी, पहला वाला कंपनी केपी बिल्डकॉन 2001 में मैंने ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश कर लिया था, और उस समय पे कुछ सलाहकारों ने मुझे मशवरा दिया था कि आपको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिसाब किताब रखने पड़ते हैं। तो मैंने उस समय यूँ कहा था कि भाई साहब, हमको हिसाब किताब रखना है, इस वजह से हम प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, क्योंकि अगर हिसाब किताब रखेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। और वो लोग आज भी मेरे साथ हैं, और वो आज उसको भी कहते हैं कि भाई फारूक भाई ये बोलते थे 25 साल पहले भी कि अगर हिसाब किताब रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ पाओ, बिल्कुल ठीक बात। तो वो चीज़ आज मुझे पे ऑफ कर रही है। 2008 में दूसरा कंपनी बनाया लिमिटेड, केपीआई ग्लोबल इंफ्रा करके, जो कि आज केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, जो भी आज लिस्टेड कंपनी है, जिसका 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 2008 में हम लोगों ने बनाई। देन 2010 के अंदर में दूसरी कंपनी केपी एनर्जी बनाई। तो इस तरह से फिर हमारा एक रुझान मिलता रहा, एक दिशा मिलती रही मुझे कि इस दिशा के अंदर में हमको आगे बढ़ना है, और वो दिशा थी रिन्यूएबल एनर्जी की। और मैं समझ रहा हूँ कि इसी के अंदर में यही रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को ही हम लोग आगे बढ़ाते हुए, उसको एक्सपांड करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लेगेसी भी यही चाहेगी कि अगले 200 साल 500 साल तक यही बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे हम लोग। सर, उस पर बात करूंगा। एक बात मुझे बताइए कि एक धारणा ये है कि भाई भारत में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डिफ़िकल्ट है, कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई औद्योगिक घराने से आपका संबंध नहीं था। आप क्या मानते हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया? आपको लगता है वाकई में परेशानी आती है कि इंसान मेहनत करे तो पहुँच सकता है, जैसे आप पहुँचे? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में परेशानी आती है ऐसा हम लोग कहते हैं इंडिया में। जी। हमने और किसी कंट्री में जाके एंटरप्रेन्योरशिप तो की नहीं है, सही बात। तो हमको कैसे पता कि इंडिया में ही खराब है? ठीक बात। आप समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक। बल्कि मैं तो उल्टा कहूंगा कि हो सकता है कि सबसे इजीएस्ट एंटरप्रेन्योरशिप ही यहाँ हो। ठीक बात। अगर हम लोग यूं समझे कि एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में सबसे टफ है, तो क्या आपने और किसी कंट्री में जाके एंटरप्रेन्योरशिप किया? हो सकता है कि किसी जगह पे किया हो और टेम्पररी सक्सेस मिला हो किसी को। अदरवाइज मैं जो समझ रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को बड़ा और आगे बढ़ाने के लिए उसको वक्त भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी खर्च होगी, और थोड़ा टफ तो होगा। अगर टफ नहीं है तो मजा तो क्या फिर है? वो किस चीज़ की, हाँ उसमें क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया आपने, ठीक बात। और क्या आप मालिक बन गए, और क्या आपने किसी वर्ल्ड के लिए कुछ किया। इजी वे से तो हर चीज़ को हम आंकेंगे नहीं ना। ठीक बात। तो मेरा इसका जवाब ये जरूर रहेगा कि इंडिया के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप करना मोर इजियर देन अदर कंट्रीज। व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट गॉन टू द अदर कंट्रीज फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक बात। मैं तो अपने आप को ही सही मानूंगा। बहुत सही बात कह रहे हैं सर। अब ये सोलर एनर्जी का जो आपने सोचा है कि मैं सोलर एनर्जी का बिजनेस करूंगा, और उस समय तो देखिए कुछ एक कंपनियां लिस्ट भी हुई थी जो काफ़ी स्ट्रगल भी कर रही थी। मेरे ख्याल 2008 में स्पेशली एक समय ऐसा था कि काफ़ी सोलर कंपनीज जो उससे पहले लिस्ट हुई, और रिन्यूएबल की भी कुछ कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। तो आपको क्या ख्याल आया, कहाँ से ये विचार आया, और कैसे आपने बिल्ड किया, क्या चुनौतियाँ आई? मुझे पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, तो मुझे बताइए। मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि ज़रूरियात जो है जी। वो ईजाद की माँ है। ठीक बात। और मैंने इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेके गया था कि 1994 में शुरू हुआ, पहला स्ट्रगल 99 में ख़त्म हुआ, दूसरा स्ट्रगल 2007 में ख़त्म हुआ, अब तीसरा स्ट्रगल की शुरुआत 2008 से जब हो रही थी, तो आप यकीन मानिए वहाँ तक मेरे पास कम से कम 15 से 17 बिजनेसेस मैं कर चुका था।
और उसका अनुभव मुझे हो चुका था। अब बिजनेस को कौन सी लाइन पे पकड़ा जाए और किस तरह से बिजनेस को आगे चलाया जाए और उस किस तो किन जैसे आप बता किन रहे किन हैं, चीजों का एक मिनट फारूक ध्यान साहब, रहे। 15-16 जी। बिजनेस किए, नहीं चले, हम्म। तो उससे कोई डिसअपॉइंटमेंट या नेगेटिविटी आई आपके मन में कि यार ये तो मैं जो कर रहा हूँ कुछ सफल नहीं हो रहा है? तो वो जैसे आमतौर पर होता मैंने है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं, 5-6 शेयर खरीदे, नहीं चले तो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाते हैं। तो आपकी क्या फीलिंग थी? मैं आज तक कभी भी किसी भी चीज में अपने आप को हारा हुआ समझा ही नहीं हूं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं ऑलवेज यही समझा हूं कि ये मेरा लर्निंग या तो मेरा एक्सपीरियंस था, और मुझे दूसरा ये काम अगर करना आएगा तो जो पुराने चीजों के अंदर में मैं जहां पर कमजोर रहा हूं उस चीज को मैं मजबूत करके आगे चलाऊं। और यही चीजों ने मुझे शायद जिताया भी है जी। कुणाल जी। क्योंकि 2008 में जब शुरू किया रिन्यूएबल का बिजनेस, मैंने कहा कि 2007 में मेरे पास 400 लोगों की टीम थी। एक तरफ टीम को चलाना था, कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन से कुछ पैसा आ नहीं रहा था। ऑफ कोर्स एक तरफ हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, बैंक वगैरह के अंदर में 14-15 करोड़ का कैश क्रेडिट था। कभी भी एनपीए नहीं हुआ, कभी भी ब्लैक डॉट नहीं लगने दिया केपी के ऊपर में आज तक। तो उसको भी मेंटेन करना था। जी। तो अब कौन सा बिजनेस ढूंढा जाए जिस बिजनेस के अंदर में आपको लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी कम से कम हो आपकी, और ज्यादा से ज्यादा आपको रेवेन्यू जो है वो एबिटा के अंदर में ट्रांसफर हो। ठीक है। तो हमको जो सिखाया था या हमारे पास जो इंजीनियरिंग थी उसमें कौन सी चीजें ऐसी थी, तो एक इमर्जिंग सेक्टर जो मुझे लगा वो इमर्जिंग सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें खास करके सोलर शुरुआत में, और उसके बाद में विंड। क्योंकि सोलर में मैंने देखा कि एक मरतबा एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद यू डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर मनी टू रन द प्लांट। ठीक है। आपको प्लांट रन करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। जो प्लांट आपका रन हो रहा है उसमें से आप मेंटेनेंस निकाल सकते हो, वहां तक की आपकी ताकत रहती है। एक तो ये, दूसरा कि उसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, तीसरा कि वो बहुत ही शुरुआत का बिजनेस होने की वजह से बहुत कम कंपटीशन था उसमें। 2008 में तो बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था समझो इसको। ठीक है। तो 2010-11 में सबसे पहला प्रोजेक्ट गुजरात में, जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ के सीएम थे, उस समय चारणका में 968 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा। उस समय पे वो प्रोजेक्ट में 105 मेगावाट का काम एज अ ईपीसी मैंने खुद ने ग्राउंड पे रह के किया, 1000 लेबर को लेके। अच्छा। बहुत सारी कंपनियों का किया, उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जैसे एलएनटी थी, टाटा थी, जीएमआर थी, जेडएफएस थी, मोजर बियर थी, रोहा केमिकल थी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनी। क्योंकि पहले से मुझे काम जो मैं करता था मल्टीनेशनल के साथ में करता था, तो उससे मैं लर्न हुआ, उससे मुझे सीख मिली। जब सीख मिली कि भाई अब सोलर को ऐसे कर सकते हैं, और मैं सीखा भी उन लोगों के कैपिटल से, एज ए कॉन्ट्रैक्टर सीखा। उसी समय मैंने सोच बना लिया था 2010 में एक और कंपनी मैंने एस्टैब्लिश उसी समय कर दी, जिसको कहते हैं केपी एनर्जी, जो भी आज लिस्टेड है, जिसका 3500 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसमें विंड के ईपीसी बिजनेस हमने शुरू किए थे छोटे छोटे। 2011 के अंदर में जब ये सोलर का काम मेरा खत्म हुआ 105 मेगावाट का, उस समय पे हमने 105 मेगावाट जब खत्म हुआ तो मैं गया जर्मनी के अंदर में, गुजरात एनर्जी रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर में, और वहाँ पर जाके मैंने कुछ पीडीपी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाई भी की उसकी, ये सोलर की। और 2013 में पहला एमओयू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में वाइब्रेंट गुजरात में 768 करोड़ रुपीस का मैंने किया। और यकीन करें आज कि आज की तारीख में हम लोगों ने 7680 करोड़ रुपए का वो एमओयू को हमने ख़त्म किया है। 10 टाइम्स देन वट एवर वी हैव डन दी एमओयू, जो गवर्नमेंट के लिए भी आज एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एमओयू होने के बाद कंप्लीट करना, एक तो 100% कंप्लीट करना, वहीं पर तालियां बजती है। हमने 10 टाइम्स कंप्लीट किया है उसको, और वो गारंटी के साथ में। इसी वजह से क्रेडेंशियल
गवर्नमेंट में भी केपी के बहुत हाई रिगार्ड्स मुझे फर्स्ट भी एक गवर्नमेंट बात को। बताइए, जो मैं आपकी पूरी कहानी सुन रहा हूँ और जी। दर्शक भी सुन रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मतलब देखिए, क्योंकि होता क्या है कि हल्की सी अगर कोई अड़चन आ जाए, डिसअपॉइंटमेंट आ जाए, और बहुत सारे आए होंगे आपके रास्ते में भी, कोई स्मूथ राइड तो कभी होती नहीं है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि भाई नहीं, इसको भी हम निकाल लेंगे? जैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में भी जो जर्नी होती है, उसमें क्या है कि थोड़ा नुकसान लग जाए, लोग तुरंत इन्वेस्टिंग बंद कर देते हैं, तो उसने छोड़ो उसको। लेकिन आप जो हैं, जैसे आपके जीवन में भी बहुत से संघर्ष हुए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स हुए होंगे, जो सोचा था वो नहीं हुआ होगा, तो हाउ डू यू कीप दैट मोमेंटम गोइंग? कैसे करते हैं उसको? अगर मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ, कुणाल जी, अगर मैं अपने आप को इंसान। इंसान मानता हूँ तो मैं जो चाहूँगा वो नहीं होगा। जी। और अगर मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ तो मैं जो चाहूँगा वो हो जाएगा। ठीक बात। तो मैं भगवान तो हूँ नहीं, सही। मैं तो इंसान हूँ। तो मुझे हमेशा ये सोच रखनी है कि मैंने जो शुरू की है उसमें शायद मैं कामयाब ना हो पाऊँ, उसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे वापस से दोबारा इसको करना है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे लॉ ऑफ लैंड हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसके ज़रिए से या जिसकी वजह से किसी भी इंसान को या किसी भी मखलूक को परेशानी हो। ये मेरा प्रिंसिपल रहा है, बहुत बढ़िया। और शायद इसी प्रिंसिपल मेरे माँ बापों ने मुझे पैदा होते ही यही सिखाया। भले कहते हैं ना कि गरीब घर में हम पैदा हुए, लेकिन सोच कभी भी उन्होंने अनएथिकल नहीं आने दी कि किसी का ले लेना, डाल देना वगैरह, वो कभी भी नहीं आने दी। और वही चीज़ें हमारे बच्चों में भी जाएगी, और इसी की ज़रिए से मेरे ख्याल से ख़ानदान या पीढ़ियाँ या एंटरप्रेन्योरशिप के आगे चलती रहती है। ये मेरी सोच है। बहुत क्योंकि बढ़िया। बिज़नेस, किसी ने पूछा कि फारिक भाई व्हाट इज़ अ बिज़नेस, तो बिज़नेस कोई नई डेफिनेशन नहीं है। दुनिया पैदा हुई तब से लेके दुनिया के एंड तक बिजनेस में हमेशा ईमानदारी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, क्रेडेंशियल होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वही बिजनेस को टिकाती है, और अपने केस में भी वही हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें आई, तो मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम कम्स इन अ बटालियन। सही बात। बटालियन की सूरत में प्रॉब्लम्स आई है, ठीक बात। लेकिन यकीन मानिएगा बटालियन की सूरत में ही वो प्रॉब्लम डाइवर्ट भी हो गई है या तो चली भी गई है। यानी बहुत। कम्स इन अ बटालियन और गोज इन अ बटालियन ऑल्सो। सर, ये कोई भी एक अगर आज मैंने यंग आदमी कुरान ये की। देख रहा होगा, तो मुझे लगता है ये जो आपने लाइन बोली ना, ये उसके जहन में छप जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई देखिए, हल्की फुल्की तकलीफें सबके जीवन में, किसके जीवन में तकलीफ नहीं है? या किसके, कोई भी अच्छा काम करें तो उसमें मुसीबत, परेशानियाँ, स्ट्रगल तो होता ही है। बट उसके बावजूद देखिए, जो ताकत आपके बोलने में लग रही है, दैट आई थिंक इज़ वेरी इंस्पायरिंग। ईश्वर इंसान को ऐसी कोई तकलीफ देता ही नहीं है जो वो सॉल्व न कर पावे। यानी मुसीबत आपके ऊपर आई है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिलेक्शन के बाद आई है कि आप इसको रिजॉल्व कर लोगे। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में पाल ही लेना चाहिए कि ये मुसीबत मेरे पे इसलिए आई है कि मुझे सॉल्व करनी है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। तो सर, एक बात बताइए, जैसे आपने जब लिस्टिंग कराई, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा, मतलब कहें कि पहली कंपनी थी शायद जो इस तरह से लिस्ट हुई। तो और लिस्टिंग के बाद ही आपने जो ग्रोथ भी दिखाई, मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ आई। तो ये लिस्टिंग का ख्याल, क्योंकि आमतौर पर एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बाज़ार को टैप करने में उतने सफल नहीं हो पाते, उस तरह नहीं सोचते हैं। टिपिकली इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि एक लेवल तक आप कंपनी को स्केल करते हैं अपने पैसों से, उसके बाद आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से थोड़ा बहुत लोन लेते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट्स को टैप करने का प्रमोटर्स आमतौर पर नहीं सोच पाते, या सोचते भी हैं तो डर लगा रहता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, क्या परेशानी आएंगी। तो आपका एक्सपीरियंस वो कैसा रहा? क्योंकि वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया उसने। मेरा एक्सपीरियंस इन दी आईपीओ वगैरह में या लिस्टिंग वगैरह में इक्विटी को डाइल्यूट करने में बेहतरीन रहा है, सुपर रहा है। उससे फ़ायदा ये हो गया कि पहले तो वो कहते हैं ना कि पहले जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी, बात सही। तो आईपीओ आने के बाद पता चल जाता है कि जंगल में मोर नाच रहा है, पूरी दुनिया देख रही है ठीक उसको। बात। एक तो ये हो गया। बहुत बड़ा फायदा। दूसरा कि ये उन लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी कि जो लोग क्रेडेंशियल को संभाल के रखते हैं। दूसरा कि कभी भी पेपर वर्क या
अपनी कंपनी के अंदर में ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन तरीका है आईपीओ। इक्विटी को डाइल्यूट करना, 50 अलग अलग लोगों को अंदर लेके आना, जो लोग आपको सिखाएंगे, गाइडलाइन देंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ बढ़ेगा। और मेरे एग्जाम्पल में अपना ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वी हैव डन इट। और जब पहला कंपनी 2016 में केपी एनर्जी हुआ, 27 करोड़ के मार्केट कैप पे हुआ था, जिसका 3500 करोड़ मार्केट कैप है, एसएमई प्लेटफॉर्म पे आया, देन माइग्रेटेड टू दी बीएससी मेन बोर्ड एंड एनएससी मेन बोर्ड। इसी तरह 2019 केपीआई ग्रीन एनर्जी वो जब आया तो वो 127 करोड़ के मार्केट कैप पे आया, आज उसका 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है साहब। ठीक बात। उसके बाद लास्ट ईयर जो केपी बिल्डकॉन था, उसका नाम हमने केपी ग्रीन इंजीनियरिंग रखा है, वो 190 करोड़ के मार्केट कैप पे एसएमई प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, दूसरी बात बताऊं कि सब कंपनियों को हम लोगों ने एसएमई प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उसके बाद माइग्रेट किया और उसके बाद परफॉर्मेंस भी दिया। यानी लोगों के अंदर में विश्वास तभी आप जीत पाओगे जब आपको आपकी कंपनी में काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, क्रेडेंशियल बनाने पड़ेंगे और मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात तब जाके ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि यहाँ का एंटरप्रेन्योर जो है, क्योंकि ये जो करेंसी है मेरे भाई, अगर आप इस करेंसी को कैसे किस तरह से आप इसको डॉलर बना दो, बना सकते हैं आप इसको गोल्ड कॉइन बना दो, दैट इज अप टू यू। आप कितने उसकी कीमत ले जा सकते हो, दैट इज अप टू यू। आपको काम करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। अभी सर वेल्थ की बात की फारूक साहब, अब आपके पास बहुत वेल्थ हो गई है, कहाँ से आपने शुरुआत की थी उस दौर से देखें तो आपको लगता होगा कि भाई कहाँ से कहाँ यात्रा, बहुत ज़बरदस्त यात्रा। अभी आपने अपने मार्केट कैप भी बताए कंपनियों के, तो अब आपको इतनी वेल्थ हो जाने के बाद कैसा महसूस होता है? मतलब हाउ इज़ इट चेंज यू एज अ पर्सन? इतना पैसा हो जाए तो इंसान क्या सोचता है, क्या दिमाग में आता है? सी, आप वेल्थ की बात करें तो 1 लाख से आज पर्सनल वेल्थ करीब 12,000 करोड़ है। मार्केट की वेल्थ है, कंपनियों की वेल्थ है 18,000 से 20,000 करोड़ के करीब करीब है। अब ये जो वेल्थ है ना, इसे नंबर्स, एक बात याद रखना, मेरे में थोड़ा भी मोटिवेशन वेल्थ की वजह से कम नहीं हुआ है। और मैं ये कभी भी ये नहीं सोचा है कि मेरे पास इतना हो गया, बल्कि मैं यूँ सोच रहा हूँ कि अभी तो इतना ही है। बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं? अभी तो बहुत मंजिल काटना बाकी है और बहुत मंजिल तक बहुत आगे भी जाना है और बहुत आगे ले जाना है। मेरा काम है काम करना, वेल्थ का क्रिएशन करना, वेल्थ को देना, उसका बढ़ावा करना। जो मेरे एथिक्स है उसके साथ में मैं चलता रहूँगा। मुझे उम्मीद है ईश्वर से कि वो ये सब चीज़ों में आगे बढ़ाता रहेगा। सर आजकल मुझे लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम फायर करेंगे, यानी कि हम रिटायरमेंट जल्दी ले लेंगे और अर्ली रिटायरमेंट लेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उसके बाद काम वाम नहीं करेंगे। तो 40 की उम्र में, 50 की उम्र में काम वाम छोड़ देंगे। इतना ही हमारे पास पैसा हो जाए, उन्होंने सबने एक नंबर रखा होता है मन में, इतना पैसा हो जाएगा तो काम नहीं करेंगे। आप आज लगातार काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी हेल्थ भी ऊपर नीचे होती है, उसका आप परवाह नहीं करते हैं, आप काम में लगे रहते हैं। और अभी आपने कहा कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी मोटिवेशन में कमी नहीं आई है। तो आपको व्हाट मोटिवेट्स यू? मतलब कि क्योंकि जब लोग कह रहे हैं भी हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो हम आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे, कहीं गोवा वोवा में मकान ले लेंगे, आराम से रहेंगे, तो आपके मन में ख्याल नहीं आते हैं कि वे अपनी वेल्थ को भोगना भी तो ज़रूरी है, उसको एंजॉय कब करेंगे? मेरे लिए वेल्थ को एंजॉय करने की कोई अलग जगह बनाने का ज़रूरी नहीं है। आई एम एंजॉइंग, मैं अंदर ही एंजॉय कर रहा हूँ। किसी ने मुझे पूछ लिया था हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई सेड फारूक पटेल इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मुझे हर जगह पे मज़ा आ रहा है, यानी आई एम बजिंग ऑल द मोमेंट्स। मैं बस कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को मैं बजिंग में ला रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ में बज़ आ रहा है, कि मुझे हर चीज़ में बज़ आ रहा है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कहीं पर बजिंग नहीं कर रहा हूँ या मुझे अलग से जाना चाहिए खुश होने के लिए या कोई सप्लीमेंट लेने चाहिए खुश होने के लिए। नो। दूसरा कि मुझे जो सोसाइटी के पास से मैंने जो लिया है वो सोसाइटी को
वापस कर। हजारों गुना करके मुझे वापस देना है। ये भी एक अंदर से एक मोटिवेशन है। मुझे ऐसा शौक जरूर है, जैसे हमारी कंपनी जो है उसका एक CSR आर्म है, KP ह्यूमन फाउंडेशन। वहाँ हम लोग अभी तो एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जो डिसेबल का वृद्धाश्रम बन रहा है, जो दुनिया में पहला वृद्धाश्रम होगा खाली डिसेबल पीपल के लिए, नर्मदा के किनारे पे झगड़िया के पास में। इसी तरह से अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, करीब करीब 20,000 बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज है। बहुत सारी स्कूलें एडॉप्ट की हुई है, कुछ कॉलेजेस एडॉप्ट की हुई है, और हम लोगों ने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बना रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स वगैरह बना रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इंडिया को एजुकेशन के अंदर में इस स्तर पे ले जाना है जिस स्तर के ऊपर आज हम लोग बातें कर रहे हैं। कैम्ब्रिज की बातें कर रहा है, कोई हार्वर्ड्स की बातें कर रहा है। क्यों ना ऐसा हो जाए कि इंडिया की यूनिवर्सिटियों का नाम, या इंडिया के अंदर भी ऐसी यूनिवर्सिटियां बने जहां पर पहले भी लोग नालंदा पढ़ने आते ही थे जी, बिल्कुल। तो अभी भी क्यों ना आवे। उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि 100% पैसा ही चाहिए, एक थॉट भी चाहिए, लेकिन पैसा भी ज़रूरी है। तो पैसा भी मैं कमाता हूँ और वो पैसा वहाँ खर्च भी करता हूँ। फॉर योर नॉलेज कुणाल भाई, 2% CSR लोग करते हैं, मैं 10% के नीचे मैंने कभी CSR किया ही नहीं है। और ना मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों खाली 10% भी, इतनी कमाई हो जावे, इतनी कमाई हो जावे कि हमारे ज़रिए से इतने सारे लोगों को और इतने सारे इंसानों को फ़ायदा हो कि जो हजारों लाखों साल आपको ज़िंदा रखे। मैंने कभी एक IIM अहमदाबाद में गया था कुछ समय पहले, तो वहाँ पर एक लेक्चर मुझे देने का मौका मिला। तो साहब ने कहा मुझे, और फॉर योर नॉलेज के इसके लिए लेक्चर दिया था मैंने, गीता के 16वें अध्याय पे। कृष्ण जी कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों होती है। तो उस पर मैंने बच्चे लोगों को ये एक बात कही कि देखो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा जो सत्य है वो है मौत, और दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग ये है कि मौत आना है, हर इंसान को पता है, उसके बाद भी काम करते रहना। सबको पता है मौत आनी है, फिर भी सब काम करते हैं ना, इससे बड़ा पॉजिटिव चीज़ क्या होगी। और दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि मौत। लेकिन मैं एक चीज़, एक सूत्र देता हूँ कि जिसके ज़रिए से मौत को भी हम मात दे सकते हैं। बोले भाई मौत को मात देना, यानी बिल्कुल। मैंने क्या, मौत को भी आप मात दे सकते हैं, आपकी मौत आएगी नहीं। बोले कैसे? मैंने कहा कृष्ण जी की आई, श्री राम जी की आई, मोहम्मद पैगंबर की आई, सुभाष चंद्र बोस की आई, गांधी जी की आई, नहीं आई। भले वो दुनिया में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मौत नहीं है। तो हमको भी ऐसा करना है कि हमारी भले मौत आ जाए, लेकिन मरने के बाद भी हजारों साल लोग उसको उस कार्य के जरिए से याद रखें कि जिस कार्य से इंसानियत को फ़ायदा हो। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, मतलब वेरी इंस्पायरिंग। जो सुन रहे होंगे, स्पेशली जो यंग लोग सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है सर, एक नैरेटिव बन जाता है कि ये मुश्किल काम है। जैसे अब शेयर बाज़ार को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ी ताकत है शेयर बाज़ार, और आपने उसको टैप किया सही समय पर। और आपकी ग्रोथ में भी मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट और आपकी लिस्टिंग और जो फंडिंग आपको वहाँ से मिली, बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई है। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है, इसको लेकर के सामने चलना चाहिए। स्टॉक मार्केट्स को आमतौर पर हम सोचते हैं भाई इसमें ऐसे ही प्राइस बढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन सही ढंग से उसको अगर यूज़ किया जाए तो कितना बड़ी सफलता उससे हासिल हो सकती है, उसका आप एग्जांपल हैं। तो दैट आई थिंक इज़ वेरी इंस्पायरिंग सर। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, प्राइजें बढ़ जाना, कुछ समय के लिए कोई मैनेज कर लेना, ये सब चीज़ें जो है बनावटी है, और वो बनावटी चीज़ें बहुत दूर तक नहीं चलती है। वो थोड़ा बहुत चलेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हमको तो बिज़नेस, मैं कह रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम जब से आए तब से लेके सेम ही स्टाइल है। एथिक्स, सच्चाई, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, और शेयर होल्डर यानी आपका भागीदार है, ये समझ के ही हम लोगों को उसके साथ में बिहेव करना चाहिए। तो ही मेरे ख्याल से ये बाज़ार आपको बहुत सा कुछ दे सकता है, यानी बहुत कुछ देगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो 127 और 27 करोड़ की कंपनियां 1 लाख
1 लाख रुपये की खाली मेरी औकात, वो आज 12,000 करोड़ के ऊपर में। यानी आप समझ सकते हैं कि वो, क्या अच्छा क्या मैं कुछ वो सब वापरने वाला नहीं हूँ, या हम्म, मेरे पास होने वाला मैं लेके बैठता नहीं हूँ उसको, लेकिन वो इज्जत का देना, वो सब चीज़ें जब आप काम करोगे तो वो, और इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम करो, यू विल गेट इट। सर एक बात लास्ट आपसे पूछता हूँ, ये आप एनर्जी को लेकर इतना काम कर रहे हैं और अब आप रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी अग्रणी स्थान पर हैं, आपको लगता है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े ट्रेंड्स क्या हैं, क्या देखते हैं आगे कैसे पैन आउट होगा? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन सुनते हैं, एक पिंक हाइड्रोजन भी है, फिर नई नई चीज़ें, कभी अमोनिया पर चर्चा होती है, कभी विंड एनर्जी, कभी हाइब्रिड। तो आपको क्या लगता है ये आगे आने वाले समय में लैंडस्केप कैसे पैन आउट होगा, क्योंकि आपने इतना समय इसमें बिताया? देखो सर, एक बात समझ लेना कि रिन्यूएबल एनर्जी खाली रिन्यूएबल नहीं है, इसे सस्टेनेबल एनर्जी। राइट। और सस्टेनेबल एनर्जी दुनिया के लिए ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आप दुनिया को बहुत सारा कुछ दे सकते हैं। सूरज इज़ अ ह्यूमंगस पोटैटो, आप उसकी जितनी मिजबानी करना चाहे कर सकते हैं, जितनी मिजबानी करना चाहे कर सकते हैं। और एक ही स्रोत शक्ति का जो दुनिया में है, और वो है सूरज। ठीक बात। सूरज अगर मान लेते हैं कि 24 घंटे ना होना तो आधी दुनिया खत्म हो जावे, 48 घंटे ना हो तो पूरी दुनिया खत्म हो जावे। इतना खतरनाक हमको ईश्वर ने शक्ति वाला एक पर्याय दिया हुआ है सूरज। और अगर सूरज की शक्ति को हम लोग 100% इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वन कार्दावेव से हम लोग पास ऑन होंगे। वन कार्दावेव। सेकंड कार्दावेव वो होगा कि जो हम लोग ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी सूरज की रोशनी से ताकत पैदा होती है उसका इस्तेमाल करें। और थर्ड, जो कि ब्रह्मांड के ऊपर में भी हम अगर चले जाते हैं तो थर्ड कार्दावेव होगा। आज की तारीख में इंसान मुश्किल से 0.7% का कार्दावेव इस्तेमाल कर रहा है, मुश्किल से। अब सूरज जो है उसकी रोशनी से अगर हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, एक तो दुनिया को बचा रहे हैं खोदने से, वो बच रहा है। दूसरा, हवा से जो बिजली पैदा हो रही है ड्यू टू सूरज ओनली, सूरज की वजह से हवा आ रही है, हवा की वजह से हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं। अब ये तो हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ताकत। अब आप पकड़ लो उसका फॉरवर्ड वर्जन जो है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको कहते हैं। हाइड्रोजन इज नॉट अ न्यू थिंग। जी। हाइड्रोजन तो दुनिया पैदा हुई तब से है दुनिया में, बेसिक एलिमेंट। बेसिकली है। इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए से पानी के 2 हिस्से करना, H2O को अलग करना, O को अलग करना, कहते हैं हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन को अलग किया आपने। अब उसके लिए जो ताकत का इस्तेमाल करना है, वो अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी से ताकत का इस्तेमाल किया, दैट मीन्स अ ग्रीन हाइड्रोजन। जी। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन की ताकत जो है एलपीजी एंड सीएनजी से 2.8 टाइम्स ज्यादा है। कल बहुत नज़दीक के भविष्य में हम देखेंगे कि इससे प्लेन उड़ रहे हैं, इससे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, इससे ट्रेनें तो चालू हो चुकी है। यानी ये उसका भविष्य जरूर है। और फॉर योर नॉलेज, हम लोगों ने भी इसमें जंप कर दिया। 1 मेगावाट का पहला अक्टूबर की एंड तक में हमारा हाइड्रोजन का प्लांट शुरू हो जाएगा, ये अक्टूबर से पहले पहले। अब दूसरी बात करते हैं कि अब ये सूरज की रोशनी से पैदा की गई शक्ति यानी बिजली, या विंड से पैदा की गई बिजली, जिसकी कुछ अनसर्टेनिटी ड्यू टू दी एटमॉस्फेयर होती है, तो उसको बचाने के लिए बेस बैटरी स्टोरेज सिस्टम, वो एक नया सिस्टम है कि जिसकी वजह से हम बैटरी में उसको स्टोर करते हैं। 100 यूनिट किया, 96 या 95 वापस दिया हमने। दैट ऑल्सो वी कैन डू। उसी तरह से ऑफशोर यानी जमीन के ऊपर में तो अभी हम लोगों ने बहुत विंड मिलें डाली, सोलर डाले। अब इसको हम ले जा रहे हैं दरिया के अंदर में। 71% 72% जितना हिस्सा जो है पानी का है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी कंट्रीज वगैरह काम कर रही है। और इंसान के लिए ताकत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकत यानी शक्ति यानी एनर्जी होगी तभी जाके सारे प्रोग्रेस होंगे। सो फ्यूचर फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इज अ सुपर फ्यूचर। और मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया के खात्मे तक ये रिन्यूएबल एनर्जी का ऑल्टरनेट नहीं है। बहुत बड़ी बात है सर। और मुझे लगता है कि जैसे फ्यूल बदलेगा, यानी कि पहले फ्यूल था मान लीजिए कोयला, कोयले के बाद ऑयल, और ऑयल के बाद अभी रिन्यूएबल,
तो आप देखेंगे इंसानियत में भी बहुत उस बीच में चेंज आया। तो मतलब फ्यूल से जुड़ा है कि सोसाइटी कैसे बनती है। तो सोसाइटी और फ्यूल का जो संबंध है, तो अगर फ्यूल रिन्यूएबल हो जाएगा तो समाज भी बदल जाएगा और तरक्की भी अलग लेवल पर होगी। और उसमें आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं सर, और उसमें ही नहीं, लोगों के एम्बिशन को फ्यूल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सुन रहा होगा, जिसने आज हमारी ये वार्ता सुनी होगी, हमारी चाय पे चाय गर्मा गर्म, तो उसको ज़रूर कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर आया होगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। ज़रूर मैं छोटे शहर से हूँ, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जिसका किसी ने नाम नहीं सुना है, लेकिन जब फारूक भाई कर सकते हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कुणाल जी, बहुत ही बेहतरीन आपके साथ वार्तालाप भी रहा। अब मैं आपको एक छोटा सा, एक मेरा 1 मिनट का छोटा सा बता दूं। आपकी बहुत सही बात है कि फ्यूल के साथ में दुनिया चली है। 1800 सदी के अंदर में अगर हम चेक करें तो हमको मिला था कोयला एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी फ्यूल एंड कम्युनिकेशन। ये दो चीज़ें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा करती है वो समझा। रेल आई basically। आप समझ रहे जी। हैं। फिर उसके बाद कोयला से आपकी गाड़ी चली और टेलीफोन हुआ, तो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। मानचेस्टर और ये और वो हम जानते हैं, कपड़े पहनना सीख लिया, रेमंड आया, ये रेयन आया, ये आया, वो आया। उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा कि इंजन बनना शुरू हुए। जी। अब इंजन के साथ साथ में कंप्यूटर भी आए, तो एक चांद पे जाना शुरू हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि सूरज, यानी सूरज के जरिए से हम लोग को एनर्जी मिलना शुरू हो रही है। तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और साथ साथ में मंगल पे भी जा रहे हैं, तो इजी कर रहे हैं। और जितनी आज की तारीख में दुनिया में पॉपुलेशन है, इतनी कभी भी थी नहीं, यानी दुनिया इजी हो रही है। और इजी होने की वजह ऑफ कोर्स आपका फ्यूल कैसे कहाँ पर इस्तेमाल होगा वो बहुत मायना रखेगा। और इसी के साथ में हम रिन्यूएबल एनर्जी में हम आपको गारंटी देते हैं, कभी भी कहीं पर भी हम लोगों की ज़रूरत रहे, आप प्लीज़ आपके ज़रिए से, और जिन जिन लोग आपके ये बात को सुन रहे हैं वो हमारे तक अगर कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे कि जिस चीज़ से इंसानियत को फ़ायदा होने वाला है या हो रहा है, तो हम लोग वी वर द फर्स्ट हु एनकरेज दैट गाइज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच कुणाल जी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, वेरी इंस्पायरिंग। मेरे तो रोंगटे खड़े हुए आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि जो सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी, और कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ अपने जीवन में संघर्षों से निपटने के लिए कुछ एनर्जी मिली होगी डॉक्टर फारूक पटेल से। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। Thank you. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और चाय भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त रही। थैंक यू सो मज़ा आ गया। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.